Welcome back to your beautiful such channel. Friends, today we will discuss about the Newton first law of motion, Newton second law of motion and Newton third law of motion. As all of you know that Newton first law of motion is also known as Galileo's law of inertia. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। कहता है कि कोई चीज़ जो है तब तक जो है कंटिन्यूअसली रेस्ट में रहेगी जब तक ना उसके ऊपर जो है कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, या कोई चीज़ जो है तब तक यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर तब तक रहेगी जब तक ना कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लगेगी, ताकि उसकी जो पोजीशन है अगर इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है तो उसको रेस्ट में लेके आ जाए, या अगर रेस्ट में है तो इन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर लेके आ जाए। तो अब डेफिनेशन क्या है हम वो पढ़ेंगे कि एवरी बॉडी कंटिन्यूअस इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट आर यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, कि जब तक ना हम उसको जो है एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तब तक वो जो है इन स्टेट ऑफ रेस्ट पे ही रहेगी कोई भी चीज़, या इन स्टेट ऑफ मोशन ही रहेगी, इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ही रहेगी इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। ओके उसके बाद ये क्या कहता है, दिस लॉ डिफाइंस द फोर्स एंड स्टेट्स दैट फोर्स इज़ अ फैक्टर विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जो लॉ है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है फोर्स को। और फोर्स क्या है, फोर्स इज़ अ फैक्टर विच चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि मतलब कोई चीज़ किस हालत में है उसकी हालत को चेंज करता है फोर्स, कि अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो उसको जो है चेंज करेगा इन अ यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, और अगर यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है तो उसको चेंज करेगा रेस्ट के अंदर। अब डेफिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम न्यूटन फर्स्ट ऑफ मोशन, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से अगर हम डेफिनेशन फोर्स की देखें तो फोर्स क्या है, फोर्स इज़ अ पुश और पुल विच चेंज और टेंड्स टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और अ यूनिफॉर्म मोशन, कि जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं, मतलब या पुश मीन्स धकेलते हैं या उसको अपनी ओर खींचते हैं, ताकि हम क्या करें, क्यों खींचेंगे हम, ताकि उसकी जो स्टेट है उसको चेंज करें। अगर वो रेस्ट में है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन के अंदर लेके आएँ, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको रेस्ट के अंदर लेके आ जाएं। ओके नाउ कम टू द फोर्स। व्हाट डू मीन बाय फोर्स एज वी डिस्कस अर्लियर, एनी पुश और पुल which either change or tends to change the state of rest or uniform motion are a constant velocity. Uniform motion is also called as constant velocity of a body is known as force. अब जो फोर्स है, फोर्स को हमने समझ लिया फोर्स क्या है। अब जो इफ़ेक्ट्स हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, अब जो फोर्स है जब हम फोर्स किसी चीज़ के ऊपर लगा रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या आ जाता है। तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है कि ए नॉन ज़ीरो रिजल्टेंट फोर्स में प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स, तो ये वाले इफेक्ट्स जो है प्रोड्यूस करता है। पहला इफेक्ट क्या है, इट में चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी। जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो जो फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगेगी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी जो है उसका चेंज हो जाएगा। सपोज़ एक चीज़ जो है इस तरह से जा रही है, यहाँ से हमने फोर्स लगाई तो उसका जो है मोशन जो है चेंज हो जाए, उसकी डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगी, तो वो जो है इस तरफ से जो है मूव करना शुरू कर देगी। उसके बाद नेक्स्ट है, इट में चेंज बोथ स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या हो जाएगा, तो अब ऐसी बात है जब कोई चीज़ यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से जो है कोई फोर्स लगी तो उसका जो है डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा और मोशन में भी उसकी, और जो उसकी जो स्पीड होगी, मोशन होगा, उसमें भी जो है चेंज आ जाएगी। तो हैंस वी कैन से दैट कि इट में चेंज बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। देन कम टू द नेक्स्ट वन इज इट में चेंज द साइज और द शेप ऑफ अ बॉडी। तो इस जो हम फोर्स लगाते हैं, जो हमारी रिजल्टेंट फोर्स होती है, उसका इफ़ेक्ट जो अदर बॉडी पे क्या होता है कि वो जो है साइज़
उस जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर फोर्स लगेगी उसका साइज़ भी चेंज हो जाएगा और शेप भी जो है चेंज हो सकती है, हो जाएगा नहीं बल्कि हो सकती है, कभी कभार हो सकती है, साइज़ और शेप भी चेंज हो सकता है। नाउ कम टू द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स, कि किस किस में जो है हम जो है फोर्स को मेजर करते हैं, कौन कौन सा यूनिट्स है जिसमें हम फोर्स को मेजर करते हैं। एब्सोल्यूट यूनिट्स की बात करें तो एब्सोल्यूट यूनिट में सबसे पहले हमारा MKS और दूसरा है CGS। तो जिसमें हम क्या करते हैं, मास को जो है मेजर करते हैं, ये लेंथ को मेजर करते हैं मीटर के अंदर, मास को हम केजी के अंदर एंड टाइम को हम सेकंड के अंदर, और देन जो CGS हमारा उसमें जो लेंथ हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, और उसके बाद हमारा जो मास है उसको ग्राम्स में एंड टाइम इन सेकंड। ठीक है, तो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन है। इन MKS सिस्टम एब्सोल्यूट यूनिट्स क्या है, न्यूटन है। एंड इन CGS और इट इज़ डाइन, तो CGS के अंदर क्या है, इसका यूनिट, फोर्स का यूनिट डाइन है। तो अदर यूनिट जो हैं केजी वाट है, और दूसरा जो है ग्राम्स और वाट, CGS में आ जाएगा ग्राम्स और वाट, और जो हमारा MKS है उसमें आ जाएगा केजी एंड वाट आर केजी फोर्स। उसके बाद हम थोड़ा सा रिलेशन देखेंगे इसके अंदर, रिलेशन बिटवीन अबव यूनिट्स हैं। तो ये आपने याद रखनी है, ये वाली चीज़ है याद रखने वाली है कि 1 kg वाट किसके बराबर होता है, 1 kg वाट इज़ इक्वल टू 9.8 न्यूटन के बराबर। ये आपने याद रखना है। देन 1 ग्राम वाट दैट इज इक्वल टू 980 डाइन्स के बराबर, ये आपने याद रखना है। एंड 1 न्यूटन दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर। ये 3 चीज़ें आपने जो है अपने दिमाग में रखनी है। अगर ऊपर आपको भूल भी जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये वाली चीज़ें आपने याद रखनी है कि इनके जो यूनिट्स क्या है, फोर्स के यूनिट्स क्या है, और CGS में यूनिट क्या है, MKS में यूनिट क्या है, और इनका रिलेशन क्या है आपस में। तो चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, और तो बात करते हैं अब हम मोमेंटम की। मोमेंटम की बात क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा न्यूटन सेकंड लॉ जो है इसी के बेस पे है। तो जब तक ना हमारा मोमेंटम क्लियर होगा तब तक हम सेकंड लॉ जो है ना अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अगर डायरेक्टली वहाँ पे मोमेंटम की बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि ये मोमेंटम कहाँ से आ गया, मोमेंटम है क्या। सबसे पहले हम देखेंगे मोमेंटम है क्या। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज नोन एज मोमेंटम। कि कितनी क्वांटिटी है मोशन के अंदर, जो है कितनी क्वांटिटी है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है किस क्वांटिटी से मूव कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी। और इन सिंपल वर्ड्स में अगर आपने याद रखना है मोमेंटम किसके बराबर होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। की जो मास है बॉडी का और जो वेलोसिटी है, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, वो मोमेंटम है। और मोमेंटम क्या है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज अलोंग द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये क्या है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, और मोमेंटम होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी हमारी जो है वेक्टर क्वांटिटी है तो देयरफॉर मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हैंस वी कैन राइट इट्स रिलेशन एज मोमेंटम दैट इज P इक्वल टू m इंटू वी। ये जो ऊपर एरो है ये शो करता है कि जो मोमेंटम है हमारा वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और P दैट इज इक्वल टू m इंटू वी। तो वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, हैंस वी कैन मेक एन एरो ऑन द v. Hence momentum is equal to m into ev, that is mass into velocity. Now come to be towards its unit. SI unit is kg meter per second. How can this? Mass, for mass it is kg, and for velocity it is meter per second. Hence we can write SI unit of momentum is kg and meter per second, and understand. Now come towards the Newton's second law of motion. What's Newton's second law of motion says? It says, according to the Newton, the rate of change of momentum of a system, the rate of change of momentum of a system is directly proportional to the applied external force, and this change in the momentum takes place in the direction of applied force.
कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब हो गया क्या कि जो मोमेंटम है उसको हमने डिवाइड करना है टाइम के साथ। रेट ऑफ चेंज मतलब मोमेंटम जो है चेंज हो रहा है टाइम के साथ, हेंस वी कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इस वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाई है उसके ऊपर। एक्सटर्नल फोर्स दिस चेंज, और जो चेंज उसके अंदर आ जाएगी, चेंज इन द मोमेंटम, वो जो है किसकी डायरेक्शन में होगी कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जो है चेंज भी हमारी आ जाएगी। तो अगर हम जो है इसको मैथमेटिकली लिखें तो हम लिखते हैं फोर्स इज़ डायरेक्टली टू प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम dp/dt से लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो उसके बाद हमारा जो रिलेशन आता है वो क्या आता है, वो आता है हमारा F इज़ इक्वल टू dp/dt। अब ये जो dp/dt है ये क्या है, d का मतलब हमने यहाँ पे रखा है कि रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, dp/dt से इसको डिनोट किया जाता है। अब जो हमारा मोमेंटम है हमने ऊपर रिलेशन पढ़ा है इसका, p इज़ इक्वल टू mv के बराबर। तो ये जो p की वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लिखी है, p की वैल्यू, ये इस p की वैल्यू जो है यहाँ पे mv हमने लिखी। और अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा f बराबर है m, बाहर आ जाएगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड है, जो v है इसको जो है हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको m को फर्स्ट मान लेंगे और v को सेकंड मान लेंगे। फर्स्ट को हम पहले ऐसे ही रखेंगे, m को डिफरेंशिएशन करेंगे v की, तो आ जाएगा हमारे पास dv/dt प्लस, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड को ऐसे रखेंगे, v को ऐसे रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे m की, ठीक है। तो ये बन गई इसकी जर्नल फॉर्म। डिफरेंशिएशन ऑफ, ये आ गया फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, dm/dt बन गया। उसके बाद हमें कहता है अगर इफ़ m इज़ कांस्टेंट, अगर हमारा जो मास है वो कांस्टेंट है देन तब हम लिख सकते हैं dm/dt इज़ इक्वल टू 0। जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ m जो है मास है वो क्या रहेगा, वो 0 हो जाएगा। तब हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा, f बराबर है m इंटू dv/dt, ये 0 हो जाएगा तो ये बच जाएगा इतना सा, ठीक है। तो जो dv/dt है हमारा वो किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ नोन एज एक्सेलरेशन, हैंस वी गेट f बराबर है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये हमारा लास्ट रिलेशन बन गया। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हम क्या करेंगे, पहले हमने मास को कांस्टेंट किया, पहले हमने किसको कांस्टेंट किया, अगर हमारा जो मास जो है कांस्टेंट है तो हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास आ जाएगा वो आ जाएगा 0। अगर अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी अगर हमारी कांस्टेंट है तो हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है 0 हो जाएगी। तब हमारे पास ये 0, ये वाली टर्म 0 और ये वाली टर्म बच जाएगी, दैट इज़ f विच इज़ इक्वल टू v इंटू dm/dt। तो इसको हम कन्वेयर बेल्ट या रॉकेट प्रिपल्शन है। फॉर एग्जांपल ये जो है मतलब ये इक्वेशन जो हमें रॉकेट प्रिपल्शन में लगता है, ठीक है। वहाँ आपने नहीं जाना है उतना डिटेल में, आपने खाली याद रखना है कि जो हमारा सेकंड लॉ है वो क्या बनता है, उसका रिलेशन क्या है, f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है। तो कैसे निकाला जाता है वो रिलेशन, तो वो ये सब आपने, तो ये था हमारा न्यूटन सेकंड लॉ। इसके ऊपर जो है न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे आपको, तो आप जो है बिल्कुल बने रहिए चैनल के साथ, तो न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे इसके ऊपर। हम यहाँ पे हमारा फोर्स दिया होगा, मास दिया होगा, हमने जो है एक्सेलरेशन निकालना होगा, F इज़ इक्वल टू m इंटू ए। तो यहाँ पे फोर्स दी होगी, मास दिया होगा, एक्सेलरेशन निकालना होगा। कभी कभार एक्सेलरेशन दिया होगा तो मास हमें निकालना होगा, और कभी कभार एक्सेलरेशन और मास दिया होगा तो हमें फोर्स निकालनी होगी, हैं। सिंपल से न्यूमेरिकल आ जाएंगे इसके ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अब जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर, वो हम देखते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन मेजर फोर्स। तो जो फर्स्ट लॉ है वो क्या करता है, खाली फोर्स की डेफिनेशन हमें बताता है कि फोर्स है क्या, लेकिन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है हमें ये, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये बताता है कि फोर्स कितनी, हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है कितनी फोर्स हम लगा रहे हैं उसका मेजर बता रहा है। इट गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन
एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सेकंड लॉ हमें ये उसके यूनिट्स भी बताता है, डायमेंशंस भी बताता है, और मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड कितनी फोर्स लग रही है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो सब बता रहा है। अब यूनिट ऑफ फोर्स किसके बराबर है? यूनिट ऑफ मास इंटू यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अब यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ मास इज़ kg एंड यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज़ मीटर पर सेकंड, तो ये बन गया हमारा 1 न्यूटन के बराबर। तो 1 न्यूटन हमारा आ जाता है 1 kg इंटू मीटर पर सेकंड। तो 1 डायन हमारे पास आता है 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया MKS और ये आ गया CJS। डायमेंशनल फार्मूला अगर आप बात करेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा इसका ये M1 L1 T-2 और M1 L1 और T-2। ठीक है, उसके बाद ये सब हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, ये सब जो है हमने डिस्कस कर लिया। अगर कांस्टेंट होगा, मास को कांस्टेंट रखेंगे। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपना न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। न्यूटन थर्ड लॉ हमारा क्या कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, according to Newton third law of motion, to every action there is always an equal and opposite reaction। सबको याद होगा ये बेसिक फॉर्मूला, मतलब हर एक की ज़बान में होता है। to every action there is always equal and opposite reaction। this law is known as action reaction law। इसको क्या कहा जाता है? एक्शन और रिएक्शन लॉ। Here F12 फोर्स ऑन अ फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड बॉडी, कि फर्स्ट बॉडी पे जो फोर्स लग रही है किसकी वजह से? सेकंड बॉडी की वजह से, इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन टू F21। F21 क्या है? फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। तो इसका रिलेशन निकल के आता है F12 इज इक्वल टू माइनस F21। F12 आ गया फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड। तो इस F21 का मतलब हो गया फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट है। तो यहाँ पे जो है A है और ये B है। A जो है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और B अपोजिट इसका रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स A एंड B आर इक्वल एंड अपोजिट वेदर दे आर अट्रैक्टिव आर रिपल्सिव हैं। ठीक है, चाहे वो अट्रैक्टिव हैं या रिपल्सिव हैं, फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर इक्वल एंड अपोजिट। दोनों में जो है फोर्स जो है इक्वल भी है और अपोजिट भी है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट न्यूटन थर्ड लॉ। ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखने, दिमाग में बिठा के रखने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? वी कैन नॉट प्रोड्यूस अ सिंगल आइसोलेटेड फ्रेम फोर्स इन नेचर। मतलब एक जो है सिंगल फोर्स हम जो है नेचर के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस इन एक्शन रिएक्शन पेयर, कि मतलब सिंगल फोर्स, आइसोलेटेड फोर्स हम जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बल्कि फोर्स हमेशा जो है इक्वल और अपोजिट पेयर्स में एग्जिस्ट करती है। ये आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है देयर इज़ नो टाइम गैप इन बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन, कि मतलब जब वो एक्शन और रिएक्शन हो रहा है, मतलब फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगा रही है दो बॉडी, तो उनका जो टाइम गैप है वो बहुत कम है, मतलब है ही नहीं, नो टाइम गैप। सो वी कैन नॉट से द एक्शन इज़ अ काज एंड रिएक्शन इज़ इट्स इफेक्ट। तो हम ये नहीं कहेंगे कि एक्शन जो है क्या है, काज है, और रिएक्शन क्या है, उसका इफेक्ट है। एनी वन फोर्स कैन एक्शन एंड अदर रिएक्शन। तो जो मतलब कोई भी जो है, हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला जो है एक्शन है, ये रिएक्शन है। कोई भी जो है एक्शन और दूसरा जो है रिएक्शन हो सकता है। एक्शन रिएक्शन लॉ इज एप्लीकेबल ऑन बोथ द स्टेट आइदर एट रेस्ट आर इन मोशन। तो एक्शन रिएक्शन जो है दोनों कंडीशन में लगता है, चाहे वो स्टेट जो है रेस्ट में है या चाहे मतलब ऑब्जेक्ट जो है चाहे रेस्ट में है या मोशन में है। तो एक्शन रिएक्शन जो है दोनों में एप्लीकेबल है। एक्शन एंड रिएक्शन इज़ आल्सो एप्लीकेबल बिटवीन बॉडीज़ विच आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। एक्शन और रिएक्शन जो है ये जो है पॉसिबल है उन बॉडीज़ के लिए भी, उनके लिए भी एप्लीकेबल है जो क्या है फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है। नेक्स्ट वन इज एक्शन एंड रिएक्शन लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल इंटरेक्शन फोर्सेज, दैट इज़ तो तमाम एक्शन और रिएक्शन जो है हर एक इंटरेक्शन फोर्स जितनी भी हैं, जितनी भी तरह की हैं, हर एक में एप्लीकेबल है। चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फोर्स बिटवीन द चार्ज,
तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया जो अर्थ जो है ग्रेविटी लगाती है, जो अपनी तरह से जो है हर एक चीज़ को अट्रैक्ट करती है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ गई है, टेंशन आ गया, फ्रिक्शन आ गया, विस्कस फोर्स आ गई, एक्स्ट्रा। हर एक में जो है एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है एप्लीकेबल है, चाहे कोई भी तरह की फोर्स हो। एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसल ईच अदर। एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। दे कैन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़, ये जो है दो डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर लगती हैं। अब जो कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूटन सेकंड लॉ जिसके ऊपर अप्लाई होता है वो क्या क्या हैं, तो वो हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ वॉकिंग, सेकंड वन इज़ स्विमिंग। जब हम दौड़ते हैं, ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन वहाँ पे भी होता है। स्विम करते हैं, एक्शन रिएक्शन वहाँ पे भी एप्लीकेबल है। रिकॉयल ऑफ गन, रिकॉयल करते हैं गन को, वहाँ पे भी व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम इट, वहाँ पे भी एक्शन रिएक्शन एप्लीकेबल है। रॉकेट प्रोपल्शन है, वहाँ पे भी क्या है, एप्लीकेबल है। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा और पढ़ा भी होगा, और बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं जो हूँ ऐसे ऐसे लेक्चर आपके सामने और लेके आ जाऊँ। थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट।